नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। और आज हम उसके भाग 6 की बात करेंगे, जिसमें बहुत ही शानदार टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम में 101% आता है। ये विवर्तन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और इसका नाम है एकल स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन। जब बच्चों हम पढ़ते हैं तो ये मानकर चलना आपके एग्ज़ाम में ये 101% आने वाला है और उसी तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। लेकिन बच्चों, हमें पहले विवर्तन को समझना होगा, जिसके लिए अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि विवर्तन की परिभाषा और उसके प्रकार पढ़ने से ही हमें इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल आसानी हो जाती है और टॉपिक हमारे लिए बिल्कुल शानदार हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि विवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा था? फ्रेनेल विवर्तन, और दूसरा था फ्रॉनहोफर विवर्तन। और आपसे ये भी कहा गया था लास्ट वीडियो में कि फ्रॉनहोफर विवर्तन से एकल स्लिट से हम विवर्तन प्रतिरूप की बात करेंगे, तो ये वो ही आपका शानदार टॉपिक है। तो बहुत ही आसान सा है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी हम आपको इसको बहुत ही शानदार तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं। तो कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। चलो इसकी बात करते हैं। तो एकल स्लिट से जो फ्रॉनहोफर विवर्तन है, देखिए कुछ कल्पनाएं हमें करनी होंगी, फिर हम डायग्राम की बात करेंगे। कल्पनाएं कैसे? जैसे हम जिस टॉपिक की बात करते हैं फिजिक्स में, तो एक काल्पनिक इमेज हमारे सामने आ जानी चाहिए। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक हमारे पास एक वर्णी, देखो एक वर्णी आपको बार बार बता चुके हैं कि एक वर्णी प्रकाश से ही सही प्रतिरूप प्राप्त होते हैं। अदरवाइज अगर आप श्वेत प्रकाश काम में लेंगे तो श्वेत प्रकाश से क्या होता है कि हर कलर की एक तरंग दैर्ध्य फिक्स होती है और उसके हिसाब से असमान चौड़ाई प्राप्त होती हैं, और जो प्रतिरूप है वो एकदम से सही नहीं आ पाएगा, असमान रूप से आएगा, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य कम होती है। ठीक है, तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत हमने लिया है, उसका नाम है एस। ठीक है, अब आपको पता है हाइगेन के तरंग सिद्धांत से कि जो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में गमन करता है, और या ये कह सकते हैं कि तरंगाग्र के रूप में गमन करता है। ठीक है, और इस तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। तो हम ये मान लेंगे कि एस से एक बिंदु प्रकाश स्रोत है और उससे क्या निकल रहा है? एक गोलीय तरंगाग्र निकल रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे ये हो गया अपना बिंदु प्रकाश स्रोत, और इससे निकलने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? इससे निकलने वाला तरंगाग्र गोलीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, चलो, और उसका नाम हमने मान लिया अक्स। अक्स देश नाम आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। उत्तल लेंस, उसमें एक उत्तल लेंस रहेगा। आगे हम चित्र की बात करें जस्ट इसके बाद में। उत्तल लेंस एलोन, यानी एक लेंस उत्तल लेंस पर आपतित कराएंगे। अब जाहिर सी बात है कि उत्तल लेंस पर अगर आप इनको आपतित करा रहे हो तो ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी, और प्राप्त होने वाला तरंगाग्र कैसा होगा? समतल हो जाएगा। और समतल तरंगाग्र आपको प्राप्त होगा और उसका नाम हमने दे दिया W डैश। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके चित्र की बात करेंगे, और ये हमारा चित्र है। अगर हमने चित्र समझ लिया तो ये पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। चलो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या माना था? एस क्या है? एक बिंदु प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब यहाँ से तरंगाग्र ये देखो ये स्टार्ट होगा यहाँ पर। ओके, अब जैसे आपको बताया कि गोलीय तरंगाग्र निकलेगा क्योंकि ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। अब जैसे ये उत्तल लेंस, देखो यहाँ पर उत्तल लेंस से क्या हो रहे हैं? इंसिडेंट हो रहे हैं ना, आपतित हो रहे हैं। तो जैसे आपतित होंगे तो उत्तल लेंस से अगर कोई फोकस से कोई प्रकाश किरण आती है और उत्तल लेंस से क्या होती है? आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये लीजिए, ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है, अब समांतर होकर ये कहाँ पहुँचती है? ये एक स्लिट पर पहुँचती है। तो जैसा कि आपको पता है कि विवर्तन की एक शर्त होती है कि आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो जिस द्वारक या अवरोधक पर आपतित हो रही है उसके तरंग दैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। तो ये एक द्वारक है यहाँ से यहाँ तक, और हम ये मान रहे हैं कि जो आपतित तरंग है वो इस द्वारक से निकल सकती है, तभी तो विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। अगर नहीं निकल सकती है तो दैट मीन्स आपका विवर्तन प्रतिरूप क्या नहीं होगा? प्रेक्षित ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ से निकल सकती है। तो देखो ये अक्स अक्ष देश तो क्या था? ये था आपका गोलीय तरंगाग्र। और W डैश क्या है? W डैश जो है वो इसके अंदर समतल तरंगाग्र है। अब AB क्या है? AB आपका द्वारक हो जाएगा। यहाँ पर कितने आकार है, कितना अवरोधक है। ठीक है, तो यहाँ से ये आगे निकल रहा है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर ये यहाँ से आगे निकलेगा, मान लीजिए अब ये यहाँ से एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, और पर्दे पर मान लीजिए एक और लेंस देखो यहाँ लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ उत्तल लेंस एक और है जिसको हम L2 बोल देंगे। उत्तल लेंस L2 कह देंगे, और उत्तल लेंस L2 हमने यहाँ लगा दिया। तो उत्तल लेंस L2 क्या करेगा? इन्हें फोकसित कर देगा एक बिंदु पर।
ठीक है, मान लो बिंदु P पर इनको फोकसित कर दिया। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा जो तीव्रता है वो कहाँ प्राप्त होने वाली है, वो आपको बिंदु P पर प्राप्त होने वाली है। देखिए आप, ठीक है, तो बिंदु P पर इनको प्राप्त कर दिया है। तो ये इसका एक भाग हो गया कि गोलीय तरंगाग्र स्टार्ट हुआ कहाँ से, एस से हुआ था, और एस से पहले लेंस उत्तर लेंस से ये चेंज हो गया किसमें, समतल तरंगाग्र में। समतल तरंगाग्र को हमने द्वारक AB से गुजारते हुए उत्तर लेंस L2 से फिर इसको क्या किया, अपवर्तित करवाया, और वापस हमें बिंदु P पर एक फोकस मिलेगा जिसे हम कहते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, जो सर्वाधिक तीव्रता वाला होगा, अर्थात सबसे अधिक चमकीला होगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम इसमें बात करेंगे कि ये जो जो विवर्तन प्रतिरूप है ये किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिंदु P1 एक काल्पनिक बिंदु मान लेंगे कि P1 पर किस प्रकार की कंडीशन से अलग अलग शर्तों के साथ हम तरंग दैर्ध्य वहाँ पर आपतित कराएंगे, और ये देखेंगे कि प्राप्त होने वाला जो उच्चिष्ट है वो या निम्निष्ट है, वो देखेंगे कि फ्रिंज अधिक चमकीली है या काली है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ये घटते हुए क्रम में प्राप्त होती है, जैसे कुछ ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये केंद्रीय तो क्या होगी, केंद्रीय तो सबसे अधिक चमकीली मिलेगी, और फिर उसके बाद एकांतर क्रम में क्या हो जाएगी, घटते हुए क्रम में आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने कुछ काल्पनिक किए, जो आप गुलाबी कलर से देख रहे हैं कि हमने काल्पनिक इसके अंदर कुछ पार्ट माना है कि हम बिंदु P1 पर विवर्तन प्रतिरूप पर विचार करते हैं, और इस बिंदु P1 पर जो तरंगिकाएं जाएंगी हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से जो तरंगाग्र से निकलेंगी, वो एक तो A से जाएगी, A से P1, और एक जाएगी B से BP1। ठीक है, फिर देखिए हमें पता है कि BP1 जो है ना, BP1 ये यहाँ से जो जा रही है वो AP1 से ज़्यादा है, बड़ी है। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा हो सकती है, तो वो इनके बीच का क्या होता है, पथांतर, पथ का अंतर, उसको हम ये मान लेंगे डेल्टा, यानी B और C को हम क्या मान लेंगे, डेल्टा मान लेंगे, और A से B के बीच की दूरी हम मान लेंगे A, स्मॉल a। ठीक है, या हो सकता है कुछ बच्चे स्मॉल डी मानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी कई जगह स्मॉल डी लिख देंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। स्मॉल डी स्लिट का आकार, जैसे हमने व्यतिकरण सोल्व किया था तो स्मॉल डी माना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख देना कि माना ए क्या है, स्लिट का आकार है, और या स्मॉल डी क्या है, स्लिट का आकार है। जैसे हमने यहाँ पर ए मान लिया तो कोई दिक्कत नहीं, ए से कर देंगे इसको। ठीक है, अब देखिए अब कितना पथांतर है, तो पथांतर ज्ञात करने के लिए हम ए से सी पर, देखो यहाँ पर एक लम्ब डाल देंगे, लम्ब डालते ही AP1 और ये CP1 ये तो बराबर हो गया, गैप जो पथांतर वो BC हो जाएगा, और BC हम क्या डाल देंगे, डेल्टा डाल देंगे। ठीक है, और फिर जो प्रतिरूप आपको मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, P1 पे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग अलग कंडीशन देखेंगे, अलग कंडीशन देखेंगे किस शर्तों के साथ ये गुजर रहा है। जैसे समगुणज में आ रहा है या विषम गुणज में आ रहा है, समगुणज में आ रहा है तब इसका क्या प्रभाव होगा, और विषम गुणज में आ रहा है तब इसका प्रभाव क्या होगा, ये सब हम बातें क्या करते हैं इसमें देखते हैं। चलो, अब जो हमने बोला, जो हमने अभी समझा है उसी को हमें वापस बोलना है। चलो देखते हैं कि माना समतल तरंगाग्र क्या है, WW डैश है, वो स्लिट AB जिसकी चौड़ाई हमने कितनी मानी है बच्चों, A मानी है। D मानना है तो D मान लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जहाँ भी फिर A है वहाँ पर स्मॉल d आ जाएगा। से गुजरते हुए उत्तल लेंस L2 पर जा रही है, बिल्कुल जा रही है, और MM डैश जो पर्दा है उसके बिंदु P पर क्या हो रही है, फोकसित हो रही है। आपको दिखाया गया था कि उत्तल लेंस L2 की सहायता से पुनः वो क्या होती हैं, एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं। ठीक है, और इस अवस्था में प्राप्त होने वाले विवर्तन, यानी बिंदु P वाली की बात करें, उसमें क्या है, वो केंद्रीय बैंड है, मतलब चमकीली, सबसे चमकीली कहाँ है, केंद्रीय में है। तो ये चमकीली होती है, प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, चमकीली होती है, और इसके दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त, काली तथा प्रदीप्त चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होंगी। यानी सेंटर पर क्या आपको मिल गई चमकीली, तो चमकीली के ऊपर क्या हो जाएगी, काली, और चमकीली के नीचे क्या हो जाएगी, काली, फिर काली के बाद में क्या, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, ऐसे ऊपर आ जाएगी। ये तो चमकीली होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट के ऊपर काली, फिर चमकीली, फिर काली, इस तरीके से ये चलती जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब समतल तरंगाग्र WW डैश स्लिट AB पर आपतित होता है, स्लिट AB पर आपतित होता है, तो इसका प्रत्येक भाग हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक स्रोत की तरह, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इससे निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो बच्चों आगे की ओर गमन करती हैं, बिल्कुल, और ये तरंगिकाएं बिंदु P पर स्लिट के बिंदु A व B दोनों से समान कला में पहुंचते हैं। जैसे हमने P1 पर कल्पना की है तो A P1 माना है और B P1 माना है, तो दो तरंगिकाएं मान ली ना, जिससे वहाँ तीव्रता क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट सदैव चमकीला होता है। यानी ये जो इसमें हमने बात की है वो इस प्रकार से की है कि जो प्राप्त होगी ना, एक तो A से आएगी और एक B से आएगी, और उत्तर लेंस से दोनों क्या होगी, एक बिंदु पर फोकसित हो गई। तो और जो केंद्रीय उच्चिष्ट है वो हमें क्या मिलेगा, वो हमेशा चमकीला मिलेगा। तो ये दोनों क्या है, समान कला में आई हैं। ठीक है, लेकिन अब
हम बात करेंगे किसी एक बिंदु पर, यानी यहाँ पर पी डैश पे या P1 पर, जो भी हम इसको मानना चाहें मान सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ हम बात करेंगे, तो वहाँ हम देखेंगे कि ये समान कला में पहुँचते हैं या विषम कला में पहुँचते हैं, उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट सदैव चमकीला होता है। क्यों होता है? उसका कारण ये है कि द्वितीयक तरंगिकाएँ ए और बी से समान कला में बिंदु P पर फोकसित हो जाती हैं, तो जो प्राप्त होने वाला विवर्तन प्रतिरूप है वो केंद्रीय उच्चिष्ट के रूप में होगा और सर्वाधिक चमकीला होगा। और आगे हम इसके पर्दे P1 पर प्रतिरूप पर विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि बिंदु P पर तो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट सर्वाधिक चमकीली प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो वो तो क्या है, क्योंकि जो तरंगे आते हैं ना A से B की, यानी इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ से, वो तो लेंस L2 से क्या होती हैं, एक बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं और हमें केंद्रीय उच्चिष्ट सर्वाधिक चमकीली प्राप्त होती है। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि P1 पर एक विवर्तन प्रतिरूप हम प्राप्त करें, तो अगर उसमें समान कला में है या विषम कला में है, तब किस प्रकार से निम्निष्ट और उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट चमकीली होती है, फिर उसके ऊपर काली, फिर उसके जस्ट नीचे काली, फिर काली और चमकीली, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, इस प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो बच्चों हम बात करते हैं बिंदु P1 पर विवर्तन प्रतिरूप की, ठीक है। ये हमें मानना होता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर P1 पर बात करोगे ना आप, तो A से ये जाएगी P1 पर, और ऐसे ये जाएगी B से, ये A से और ये B से। तो एक तो बन गई AP1 और एक बन जाएगी BP1, जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ चित्र के अंदर। और फिर से सुन लीजिए आप, A से बन रही है क्या, AP1, B से बन रही है क्या, BP1। अब द्वितीयक तरंगिकाएं मिलकर क्या करती हैं, बिंदु P1 पर विवर्तन प्रतिरूप बनाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जो B से जो तरंगिका निकलेगी, B से वो क्या होगी, A से ज़्यादा होगी। और मैंने कहा था पथांतर निकलेगा, बिल्कुल ये लीजिए पथांतर निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम बिंदु A से क्या करेंगे, BP1 पे एक लंब डाल देंगे AC, ठीक है। तो पथांतर आ जाएगा BC बराबर डेल्टा बराबर उसका पथांतर, ठीक है। अब जो चित्र है हमारा, उसी चित्र में आप देखना, जो लंब हमने डाला है वो A से डाला है और C है, ठीक है। और ये यहाँ पर B है और ये कोण क्या है, थीटा है। पिंक कलर से बना हुआ चित्र में आप देख लेना। और इससे अगर हम साइन थीटा मान निकालें, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है इसमें, BC है, ओके BC है ना। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, लंब तो ये है, तो 90 से 90 क्या है, कर्ण है AB, ये लीजिए AB, ठीक है। तो हम BC का मान निकाल दें। यहाँ पर BC का मान कितना है, डेल्टा है, पहले से पता है। और AB क्या है, AB द्वारक का आकार है, जो बीच की चौड़ाई ना, जो हमने A मानी है। और अगर आपने स्मॉल d मानी तो स्मॉल d लग देना यहाँ पर, ठीक है। तो A भी हमने A मान लिया। तो ये देखो, ये तो हो गया डेल्टा और ये हो गया आपका A। तो डेल्टा बटा A किसका मान आ गया, साइन थीटा का। और यहाँ से आप डेल्टा निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, A साइन थीटा। आप दिमाग में यहाँ पर एक स्क्रीन में एक आप फिट कर लीजिए कि डेल्टा बराबर D साइन थीटा, या अगर A माने, जैसे अपन नोट्स में A ले रहे हैं, तो A साइन थीटा। ये समीकरण आप दिमाग में फिट करें ना, क्योंकि ये समीकरण बार बार आपके काम आती रहेगी, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके ये काम आएगी, ठीक है। D साइन थीटा, और D साइन थीटा से आपकी ये पूरी समस्या समाधान हो जाएगी। बस इस D साइन थीटा को अपन दिमाग में याद रख लेंगे, ठीक है। और निकलता कैसे, वो इस तरीके से निकलेगा, ओके। अब इसमें A क्या है, A है इसमें स्लिट का आकार, भाई जो आपने A और B है ना, उसके बीच की चौड़ाई। और थीटा क्या है, थीटा कोणीय स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग रोटेशन से तरंगिकाएं किस प्रकार से निकलती हैं, वो उनकी कोणीय स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं उसकी हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं, क्या कि जो आपको विवर्तन प्रतिरूप मिलता है ना, वो यहाँ पर देखिए आप, जब समान कला में आता है ना, समान कला में जो फोकसित हो रहा है कुछ इस प्रकार से, तो वो ये आप देख रहे हैं, सबसे मोटा डब्बा दिख रहा है, सबसे मोटा डब्बा दिख रहा है, मतलब ये सर्वाधिक चमकीली है। और ये कौन सी है, ये केंद्रीय दीप्त है, केंद्रीय दीप्त है। अब केंद्रीय दीप्त देखो, ये डब्बा छोटा हो गया, ये फिर छोटा हो गया, और इस प्रकार से डब्बे छोटे होते जा रहे हैं। तो मतलब पहले आपको क्या मिलेगी, चमकीली मिलेगी, फिर क्या मिलेगी, काली मिलेगी, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, इस प्रकार से ये कंटिन्यू नीचे हो जाएगा और इसी प्रकार से ये ऊपर की हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो विवर्तन प्रतिरूप है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे मैक्सिमम तो हो गया यहाँ पर, और फिर ये छोटा होता जाएगा, ऐसे ऐसे छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका व्यतिकरण नहीं, ये विवर्तन है। तो विवर्तन प्रतिरूप आपका ये तैयार हो रहा है, ओके, समझ गए आप। अब हमें बात करनी है यहाँ पर निम्निष्ठ की, निम्निष्ठ, और एक हम बात करेंगे उच्चिष्ठ की। चलो देखते हैं, इसमें हम बात करें निम्निष्ठ की व्याख्या की। तो निम्निष्ठ की व्याख्या जब बात करते हैं तो पथांतर जो है ना, अगर हम बात करें निम्निष्ठ की व्याख्या में प्रथम निम्निष्ठ की, तो प्रथम निम्निष्ठ के मान लेते हैं कि डेल्टा की कंडीशन लैम्डा है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डेल्टा जगह मान लेंगे लेमडा मान लेंगे। और इसको लेमडा मान लोगे ना आप, तो डेल्टा का मान तो हो गया लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इक्वल ए साइन थीटा 1। ओके, साइन थीटा 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा 1 बराबर लेमडा बट्टा ए। आप यहाँ से मैं आपको एक को बता दूँ, दिमाग में फिट कर लेना, अगर साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम लेते हैं तो हमें पता है क्या होती है, थीटा 1। वैसे वैल्यू जीरो नहीं लेनी आपको, अगर थीटा 1 का मान छोटा है, और यहाँ आपको छोटे ही कोण प्राप्त होते हैं, बड़े नहीं होंगे। थीटा 1 क्या है, छोटा है, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर हो जाता है, तो थीटा 1 बराबर क्या होगा, लेमडा बट्टा ए। तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में और कंपटीशन एग्जाम में भी शानदार तरीके से आपके काम आएगा। लेमडा बट्टा ए बोल दीजिए, या अगर आपने डी माना है तो लेमडा बट्टा डी बोल दीजिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो भी तरंगिकाओं का पथांतर यहाँ पे बनता है ना, वो लेमडा अपॉन डी के हिसाब से बनेगा। चलो अब देखो, अगर हमने मान लिया कि हमें प्रथम निम्नलिखित यानी केंद्रीय फ्रिंज से हम ऊपर चलें या हम नीचे आएँ, तो पहला जो प्राप्त हो रहा है वो निम्नलिखित है, वो किस प्रकार का प्राप्त होगा। तो उस निम्नलिखित की शर्त होती है डेल्टा इक्वल क्या होना चाहिए, एन लेमडा होना चाहिए। निम्नलिखित की शर्त क्या होती है, एन लेमडा होती है। ठीक है, तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, स्थिति फर्स्ट, यदि पथांतर पहला है तो पहला पथांतर है, तो हम एन का मान क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, क्योंकि क्या यहाँ पर क्या है, प्रथम निम्नलिखित है, प्रथम निम्नलिखित है, तो यहाँ पर एन लेमडा एन की जगह क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप द्वितीय निम्नलिखित की बात करोगे तो क्या आएगा, 2 लेमडा आएगा। और इसी प्रकार अगर आप एन की बात करोगे तो क्या आएगा, एन लेमडा आएगा। तो यहाँ हमने प्रथम निम्नलिखित की बात की है, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुणा लेमडा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमने कर दिया लेमडा। अब हमें पता है कि अगर इस तरीके का अगर हमें पथांतर प्राप्त हो रहा है, यानी विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपको प्राप्त होने वाला भाग है वो, जैसे बीच का मान लीजिए ओ, तो एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, इस लेमडा को आप कितने भागों में तोड़ सकते हो, 2 भागों में तोड़ देंगे सर, लेमडा बाई 2 और लेमडा बाई 2। ठीक है, तो अब लेमडा बाई 2 हो गया और लेमडा बाई 2 हो गया। ठीक है, तो आपको 2 भाग प्राप्त हो गए, एक तो ओ ए भाग प्राप्त हो गया और एक ओ बी भाग प्राप्त हो गया। अगर लेमडा है तो उसको आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब एक तो लेमडा बाई 2 हो गया ना। अब ये दोनों भाग क्या होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, विपरीत कलाओं में होते हैं। ठीक है, विपरीत कलाओं में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, तो बिंदु P1 पर तो आपको कोई तीव्रता मिल ही नहीं रही, अर्थात तीव्रता क्या हो गई, न्यूनतम हो गई, अर्थात 0 हो गई। तो P1 कैसा मिलेगा, जब कोई तीव्रता नहीं है तो P1 कैसा मिलेगा, आपको काला मिलेगा। और ये हमने आपको मैथमेटिक बताया था कि अगर ए साइन थीटा 1 लेमडा है, क्योंकि वैसे एन लेमडा, लेकिन हम प्रथम निम्नलिखित की बात करें तो 1 हो गया लेमडा, और थीटा 1 हम यहाँ से निकालना चाहें तो साइन थीटा 1 इक्वल लेमडा अपॉन ए हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रथम निम्नलिखित। अब इसी प्रकार से हमें द्वितीय निम्नलिखित करना है, उसमें हमें इस लेमडा की जगह 2 लेमडा करना है, क्योंकि कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल लेमडा, तो डेल्टा इक्वल यहाँ हो जाएगा 2 लेमडा। देखिए डेल्टा इक्वल 2 लेमडा, तो इस डेल्टा की जगह क्या आ गया, 2 लेमडा आ गया। ठीक है, अब 2 लेमडा हो गया, मतलब पहले हमने लेमडा को 2 भागों में तोड़ा था, अब ये डबल है तो उसको 2 भागों में तोड़ा, इसको कितने में तोड़ सकते हैं, 4 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 समान भागों में तोड़ सकते हैं। लेकिन अब चारों समान भाग क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि परस्पर विपरीत कला में होंगे। जैसे 2 भाग हैं वो परस्पर विपरीत कला में होते हैं, अगले 2 भाग हैं वो परस्पर विपरीत कला में होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और तीव्रता वापस क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और आपको वापस क्या हो जाएगा, P1 कैसा प्राप्त होगा, काला प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि अगर यहाँ पर एन लेमडा होता है तो एन समान भाग बन जाते हैं, और एन समान भाग भी सम संख्या में होते हैं। ठीक है ना, सम संख्या में होते हैं, तो इसका मतलब वो सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि वो विपरीत कलाओं में होते हैं, और विपरीत कलाओं में होते हैं, निरस्त करने के कारण जो तीव्रता है वो बच्चों हमें 0 प्राप्त होती है, और बिंदु P1 दोबारा क्या होगा, आपको काला ही प्राप्त होगा। तो ये हमारी निम्नलिखित की व्याख्या चल रही है, और फाइनल जो इसका कंडीशन सूत्र बनेगा वो इस प्रकार से होगा कि डेल्टा की जगह आप कर देंगे एन लेमडा, और हमें निकालना है साइन थीटा एन, तो ये आ गया एन लेमडा अपॉन ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं उच्चिष्ट की व्याख्या। तो निम्नलिखित की व्याख्या हो गई, निम्नलिखित में सीधा सा फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल एन लेमडा। अब इसमें देखो क्या बच्चों, इसमें डेल्टा की जगह आपको करना है 2n प्लस 1 लेमडा अपॉन 2, ये करना है। ठीक है, अब ये करेंगे तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे, एन की जगह 1 रखेंगे ना, तो क्या आ जाएगा 3/2 लेमडा। ठीक है, अब 3/2 लेमडा आ गया, तो डेल्टा की जगह हमने ये मान रख दिया यहाँ पर, तो ये आ गया। अब सीधी सी बात है कि इसने तो
ऑटोमेटिक आपको आंसर दे दिया। जैसे हमने निम्नलिखित में लैम्डा को 2 भागों में तोड़ा था, लैम्डा बटा 2, लैम्डा बटा 2। इसने पहले से कह दिया कि लैम्डा बटा 2 के कितने भाग बनेंगे, 3 बनेंगे, लैम्डा बटा 2, लैम्डा बटा 2, लैम्डा बटा 2। ठीक है, अब 3 भाग बनेंगे, तो 3 भाग बने तो ये तो हमें पता है कि परस्पर विपरीत कलाओं में होते हैं, तो 2 भाग तो परस्पर क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक भाग शेष रह जाएगा, और एक भाग शेष रह जाएगा तो हमें भी क्या होगी, जो तीव्रता है वो प्राप्त हो जाएगी। बिंदु P1 पर हमें तीव्रता प्राप्त होती है, और बिंदु P1 क्या होगा बच्चों, आसानी से आप समझ गए, चमकीला होगा, क्योंकि एक भाग यहाँ पर शेष रह गया। तो सूत्र बनाए यहाँ से, तो साइन थीटा 1 के लिए 3/2 लैम्डा अपॉन ए यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो प्रथम हो गया, प्रथम क्या था, उच्चिष्ट था। अब हम बात करें द्वितीय उच्चिष्ट की, तो अब देखो उसमें 3 आया, तो 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2 पथांतर है, यहाँ पर n की जगह कर दीजिए 2, 2 करते हो जाएगा 5/2, और गुणा में रहेगा लैम्डा साथ में। तो अब इसमें आप देखिए डेल्टा जगह कर दिया हमने 5 लैम्डा अपॉन 2, तो अब लैम्डा के लिए यहाँ पर कितने भाग बनेंगे, सीधा ये खुद कह रहा है लैम्डा अपॉन 2 के लिए 5 भाग बनेंगे, 5 बनेंगे, तो 4 भाग तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, केवल एक भाग शेष रहेगा, और उस भाग के कारण हमें तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर एक भाग क्या रहता है बच्चों, शेष रहता है, और उस एक भाग के कारण हमें क्या होगी, तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। बिंदु P1 पर तीव्रता प्राप्त होती है, तथा बिंदु P1 कैसा प्राप्त होगा, हमें चमकीला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो a sin थीटा 2 5 लैम्डा अपॉन 2 है, यहाँ से हमने sin थीटा 2 की मान निकाल दी 5/2 लैम्डा अपॉन a। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं कि अगर एनवा उच्चिष्ट होगा वो तो कैसा होगा, वो ये होगा, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि पथांतर इसकी कंडीशन क्या है, उच्चिष्ट के लिए वो है 2n + 1 λ/2 है। ठीक है, तो बिंदु P1 हमेशा कैसा मिल रहा है, चमकीला मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि संख्या कैसे आएगी, विषम आएगी, विषम आएगी तो जो सम संख्या के पार्ट है वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक पार्ट फिर भी शेष रह जाएगा। जैसे 3 है तो 2 पार्ट ने कैंसिल कर दिया, 5 है तो 4 भागों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 7 है तो 6 भागों ने कैंसिल कर दिया, 9 है तो 8 भागों ने कैंसिल कर दिया, एक भाग सब में क्या होगा, शेष रह जाता है, जिसके कारण हमें तीव्रता प्राप्त होती है। और फाइनल आंसर इसमें निकाला जाए साइन थीटा के रूप में, तो यह आ जाएगा साइन थीटा n 2n + 1 λ/a है, और साथ में ये 2 भी इसके साथ में a तो इधर आ जाएगा, और साथ में 2 रहेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। अब बच्चों इसमें हम आगे बात करते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई की, और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो है वो बिंदु P1 पर हम देखते हैं कि बिंदु P1 कैसे, कि जैसे ये आपका P1 है और ये P है। ठीक है, यहाँ पर O था, यहाँ पर A और B, तो A से P1 हो गया ना, इस प्रकार से। तो P और P1 के बीच मान लेते हैं हम अक्ष, और ये हम यहाँ से यहाँ तक OP है अपना। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तो हमें पता है कि a sin थीटा बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है, और n बराबर अगर 1 है तो हो जाएगा a sin थीटा बराबर लैम्डा, और sin थीटा बराबर लैम्डा अपॉन a, यानी ये आ गया अपना। और tan थीटा यहाँ से निकाल दीजिए, PP1 यानी अक्ष हो गया, और यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार ये हो गया आपका OP, इसको अक्ष मान लो और इसको मान लेंगे कैपिटल D मान लेंगे। अब हमें पता है अगर थीटा अगर अल्प होता है, थीटा अगर अल्प होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा और टेन थीटा की वैल्यू थीटा होती है। तो इसका मतलब ये लैम्डा अपॉन A और अक्ष अपॉन D हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। बराबर रख देंगे तो अक्ष का मान क्या आ जाएगा, D लैम्डा अपॉन A आ जाएगा, यानी P से P1 ये अक्ष का मान आ गया, लेकिन ये तो नीचे भी तो होगी ना भाई, इस P1 डेज का नीचे भी तो बनेगा, वो भी अक्ष हो जाएगा, और अक्ष प्लस अक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, वो 2x हो जाएगा, और उसे हम कहेंगे बीटा। ठीक है, और उसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2D लैम्डा अपॉन A हो जाएगा। और अगर हम कोणीय चौड़ाई के रूप में बात करें तो इसे हम कहते हैं 2 थीटा, और 2 थीटा यानी तो हम इसको कहेंगे 2 लैम्डा अपॉन A। इसका मतलब होगा कि केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है ना वो लैम्डा की क्या होती है, समानुपाती होती है, और चौड़ाई A जो है ना वो उससे क्या होती है, वित्त समानुपाती होती है थीटा। कोणीय चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई मतलब ये, जैसे ये हो गया, तो कितनी चौड़ाई से ये मिल रहा है, कोण विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, और फोकस दूरी F की वस्तु क्या होती है, अनुकमानुपाती होती है। ठीक है, अब बच्चों अगर ये टॉपिक आता है तो साथ में ग्राफ भी जरूर पूछेगा। ग्राफ आप अब तक बिल्कुल आपके समझ में आ गया है, कैसे आप कहेंगे सर कैसे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि केंद्रीय उच्चिष्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा चमकीला होगा, यानी I0 की वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आपको घटते क्रम में जाना है, ऐसे ऐसे घटते हुए क्रम में जाना है ऐसे, और इधर आ जाइए आप, सेम प्रोसेस एकांतर क्रम में दोनों साइड चलता रहेगा, और ये आपकी तीव्रता का ग्राफ हो जाएगा। एकल सिर से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता का वक्र, ये भी 1 नंबर का परीक्षा में इस टॉपिक के साथ आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब जो ग्राफ है उसकी खास खास बातें कि केंद्रीय उच्चिष्ट हमेशा चमकीला होता है, आपके समय बिल्कुल समझ में आ चुका है ये बात। और केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अगर चमकीला है तो मतलब क्या है, सदैव
अधिकतम होगी और केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर एकांत क्रम में प्रदीप्त अदीप्त यानी चमकीली और काली फ्रिंजें आपको प्राप्त होती हैं। इनकी तीव्रता हमेशा एकांत क्रम में कम होती जाती है। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं, बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम में लगभग ये आए हुए रहता है। कौन सा? व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में आपने देखे हैं व्यतिकरण के, उन दोनों से आपको एक कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन जो करोगे उसी से आपको इनमें क्या मिलेगा? डिफरेंस मिल जाएगा। चलो बात करते हैं व्यतिकरण में। व्यतिकरण बच्चों आप जानते हैं क्या होता है कि लगभग समान आयाम व आवर्ती की तरंगें एक दूसरे पर क्या होती हैं? अध्यारोपित होती हैं, जिससे जो तीव्रता है वो हमें कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन में क्या होता है? एक ही तरंगाग्र से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण होता है। जैसे एस से प्रकाश निकल गया, फिर वो S1 और S2 से निकलता है, फिर S1 और S2 से जो तरंगिकाएं निकलती हैं उनका परस्पर क्या होता है? अध्यारोपण होता है। ठीक है, व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। आपको बताया गया था व्यतिकरण में कि जो केंद्रीय फ्रिंज से ऊपर या नीचे चले जाओ सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है अगर एक वर्णीय प्रकाश आपने काम में लिया है। लेकिन विवर्तन अभी जो हम पढ़ रहे थे, आपको पता है कि केंद्रीय चमकीली जो फ्रिंज है उसकी तीव्रता तो होती है अधिकतम और बाकी घटते हुए क्रम में चलती जाएगी। अन्य चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता घटते क्रम में होती है। यानी केंद्रीय फ्रिंज सबसे अधिक चमकीली होती है और बाद में वो मान दे क्या होता जाएगा? उनकी तीव्रता दे कम होती जाएगी। ठीक है, समान आयाम के जो व्यतिकरण प्रतिरूप है उसमें काली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है और विवर्तन प्रतिरूप में काली फ्रिंजें शून्य तीव्रता की नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। व्यतिकरण में फ्रिंजें सामान्यतः समान चौड़ाई की होती हैं और विवर्तन में असमान चौड़ाई की होती हैं। ये भी आपको बता दिए गए। और दीप्त या अद्वित फ्रिंजों के बीच अच्छा विप्रयास होता है। और यहाँ बात करें तो दीप्त या अद्वित फ्रिंजों के बीच से मंद विप्रयास होता है। आपको ये समझ नहीं आया होगा कि विप्रयास क्या होता है। विप्रयास को हम बोलते हैं CONTRACT कॉन्टेक्ट्स, यानी ये होता है, इसका मतलब इस प्रकार से होता है, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं, हम कोई फोटो देखते हैं और उस फोटो के नीचे एक इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिलेगा और ये ऑप्शन आप एडिट के ऑप्शन देखोगे ना तो फोटो कभी बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी, कभी बिल्कुल हरी हो जाएगी। लेकिन जब आप एक उसके अंदर एक स्केल आता है, उस स्केल से आप उसको ऊपर लेकर जाते हो तो फोटो बिल्कुल धुंधली हो जाती है लास्ट में जाकर, या फिर बिल्कुल उसको आप पीछे ले आओगे तो बिल्कुल काली हो जाएगी। तो होता है विप्रयास, यानी कहाँ आपको अच्छा प्राप्त हो रहा है, कहाँ आपको मंद प्राप्त हो रहा है। तो व्यतिकरण में आपको अच्छा मिलेगा क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई सबकी क्या होती है? एक समान होती है। यहाँ आपको मंद मिलेगा क्योंकि जो चौड़ाई होगी धीरे धीरे घटते हुए क्रम में जाएगी, तो जो सबसे छोटी होगी उसका विप्रयास पाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता और जो अगर पा भी लोगे तो फटी हुई स्किन आपको प्राप्त उसमें होती है। ठीक है, तो ये शानदार क्वेश्चन था। ध्यान रखना, व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर कम से कम पूछता है, तो आपको यहाँ 5 अंतर बता दिए तो 4 आप कम से कम याद करें। अब एक और इसमें छोटा टॉपिक है और अपनी किताब में दिया हुआ है, तो चलो इसकी बात करते हैं। सिंपल सा है, एकल झिरी विवर्तन पैटर्न का अवलोकन। हमारे प्रायोगिक एग्जाम में भी ये क्रियाकलाप के अंदर शामिल है। तो 2 रेजर ब्लेड है, सीधी सी बात है, घर पर आसानी से मिल जाती हैं, और एक कांच का विद्युत बल्ब जिसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ बल्ब, पुराना वाला बल्ब 100 वाट का, उस टाइप में। दोनों ब्लेडों को इस प्रकार से पकड़ा जाता है, इस प्रकार से दोनों को एक दूसरे को इस प्रकार से पकड़ना है कि उनके किनारे क्या हो, उनकी धार जो तेज धार है ना वो समांतर हो, और दोनों के बीच एक संकीर्ण झिरी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जब आप उनकी धारों को मिलाओगे ना, दोनों की धार जो है ना उनको मिलाओगे तो बिल्कुल पतला सा एक छेद आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सरलता से आप अंगूठे तथा उंगलियों के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है? अब इसमें ये होता है कि जब झिरी को फिलामेंट के समांतर रखते हैं ना, मतलब वो जो छेद जो आप दिख रहे हो और उसको बल्ब के फिलामेंट के समांतर करते हैं, बिल्कुल जो बीच में जो तंतु होता है बल्ब के, यानी ये वाला तंतु, इस तंतु के हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ब्लेडों के बीच की जगह ये एक लाइन में रखते हैं दोनों को। इनको जब आप एक लाइन में रखते हो तो क्या होता है, और अगर एक को ध्यान रखना आप, अच्छा ये जो जब झिरी को फिलामेंट के समांतर रखते हैं ठीक आंख के सामने, और आपको इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके पास चश्मा है तो चश्मा जरूर पहनना क्योंकि उससे आपको अच्छा दिखाई देगा। क्या ये जो आप देखना चाह रहे हैं उसके प्रयोग की बात करें तो इसका उपयोग आप जरूर करेंगे। झिरी की चौड़ाई तथा किनारों की समांतरता से क्या होता है, इनके समायोजन से हमें दीप्त और अदीप्त बैंडों के साथ एक पैटर्न दिखाई देगा और थोड़ा सा उसमें रंगीनपन भी आपको उसमें दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। बस हमें ये करना है, वो जो बिल्कुल स्लिट की जो बीच की जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को तंतु जिस साइड में लगा उसकी समांतर रखना और फिर उसको देखना, तो हमें थोड़ा रंगीन कलरफुल फ्रेम दिखाई देगी, चमकीला बैंड दिखाई देगा। ठीक है, और लाल तथा नीले रंग के लिए फिल्टर के उपयोग से हमें फ्रिंजें अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। मतलब लाल कलर तो सीधी सी बात है, तरंग अधिक है तो अधिक दिखाई देगा, और बैंगनी कलर की सबसे कम होती है, लेकिन हमारी आंखों के लिए शुभ कौन सा होता है, नीला रंग होता है। तो ये इसमें छोटा सा एक टॉपिक था, इसको भी हमने पढ़ लिया है। अब किताब में एक एग्जाम्पल है,
बिल्कुल आसान सा, डरने की कहीं जरूरत है नहीं। 2 झिरियाँ हैं, ड्यू स्लिट है। अच्छा, इस एग्जाम्पल के अंदर खास बात क्या है कि पहले इसमें लिखा हुआ है कि आप एक पहले वाला एग्जाम्पल है उसका नाम लिखा हुआ है, फिर आगे उसमें केवल 2 लाइन जुड़ी हुई है, तो हमने वो एग्जाम्पल भी साथ में लिख दिया है क्योंकि भाषा वो क्या है पहले वाले एग्जाम्पल की है। तो यहाँ 2 झिरियाँ हैं, 1 मिलीमीटर दूर बनाई गई है और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा गया है जब 500 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य, ठीक है, लैम्डा होगी ना, का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है तो प्रत्येक स्लिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि एकल स्लिट झिरी पैटर्न के केंद्रीय उच्चिष्ट के भीतर द्वि स्लिट पैटर्न की 10 उच्चिष्ट प्राप्त हो सके। ठीक है, तो लेमडा अपॉन डी की बात कर रहा है, लेमडा अपॉन ए की बात कर रहा है, तो वो कितने प्राप्त होने चाहिए, आपको 10 प्राप्त होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ए थीटा बराबर क्या है, लेमडा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने किया था ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, एन का मान 1 कर दो और ए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी थीटा, क्योंकि साइन थीटा अगर थीटा अल्प होता है ना तो साइन थीटा लगभग थीटा बराबर होता है। तो भाई ए साइन थीटा बराबर एन लेमडा, एन का मान 1 और साइन थीटा का मान अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो कितना होता है, थीटा होता है। तो क्या आ गया, ए थीटा बराबर लेमडा, थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा अपॉन ए आ गई। ठीक है, तो लेमडा अपॉन ए आ गई, तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन है गुजरने की उच्चिष्ट की वो कितनी है बच्चों, वो 10 बार गुजर रही है और ये हमें क्या करना है, कोणीय चौड़ाई के रूप में देखना है तो 2 थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ गया 5 लेमडा से लेमडा सोल्व हो गया, तो मान रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ये तो हो गया आपका 5/d और बराबर ये हो गया आपका 1/a, दोनों को उल्टा कर दीजिए, उल्टा करते आ जाएगा a बराबर d/5। d का मान कितना है, d का मान आपको दिया हुआ है ना, चलो 1 मिलीमीटर है क्या, बिल्कुल है। और इसको आप सोल्व कर देंगे, 1/5 1 मिलीमीटर है तो 1/5 क्या हो जाएगा 0.2 और ये आ गया मिलीमीटर। ठीक है ना, इसका मान हो गया 1 mm, इसमें आपको भाग देना है। ओके, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा पर्दे की दूरी झिरी की चौड़ाई ए के परिकलन में शामिल नहीं हुई है। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक एग्जाम्पल था, हमने इसको सोल्व कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार ये जो वीडियो था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें जो हमने टॉपिक शामिल किया है वो एग्जाम में 101% आता है। तो बच्चों अब हम इसमें ये देखेंगे कि दूरदर्शी जो होते हैं वो किस प्रकार से विभेदन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं और साथ में बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी की भी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।